टॉपिक है हमारा वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, इसमें हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों को बीच में हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं और इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रिक आर्क से लाइट प्रोड्यूस होती है उसको जब आप किसी पर्टिकुलर प्रिज्म से होकर के पास करेंगे तो वो प्रिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्प्लिट कर देगा इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और जब उन एमिटेड रेडिएशंस को आप पास करवाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो फोटोग्राफ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। ये जो आपको फोटोग्राफ मिला है उसमें जो आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस। दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रम। साथ में ये जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिला है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लाइंस, ठीक है, तो वो आपको जनरली 1 2 3 4 5 ये आपको 5 डिफरेंट रीजंस से मिलके बना होता है। इट मींस दैट जो आपको ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस which are grouped together to form different series। और इन सीरीज को हम बोलते हैं, पहली सीरीज कहलाएगी लाइमन सीरीज, दूसरी कहलाएगी बामर सीरीज, तीसरी कहलाएगी पास्कन, चौथी कहलाएगी ब्रैकेट एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज फोर्ड सीरीज। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेडबर्ग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी आपको डिफरेंट सीरीज यहाँ पर मिली हैं उनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए या वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी विच इज कॉल्ड एज रेडबर्ग्स इक्वेशन टू फाइंड आउट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ of the lines that you are obtaining in different series। Rydberg gave an equation called as Rydberg's equation। वो इक्वेशन क्या थी, देखो वो इक्वेशन थी न्यू बार बराबर 1 by lambda इट इज इक्वल टू r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। so this was an equation given by Rydberg। ठीक है, अब इसमें जो r है ना, r ये कांस्टेंट है which is called as रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। और जो n1 और n2 है, n1 एंड n2 जो है ना वो क्या है, ये होल नंबर्स हैं, ये आपके होल नंबर्स। ठीक है, और जो n1 है ना उसकी वैल्यू फिक्स रहती है किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, जबकि n2 की जो वैल्यू है वो वेरी करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमें पता है हमारी 5 सीरीज हैं। एक तो है लाइमैन सीरीज, दूसरी है बामर सीरीज, तीसरी है पास्कन सीरीज, चौथी है ब्रैकेट सीरीज एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज फोन सीरीज। ठीक है, तो लाइमैन सीरीज के लिए जो n1 होगा ना उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, और जो n2 है उसकी वैल्यू 1 से अधिक हो सकती है, 2 3 4 5 कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बामर सीरीज के लिए भी n1 की वैल्यू फिक्स रहेगी 2 एंड द वैल्यू ऑफ n2 विल बी मोर देन 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। पास्कन के लिए तीसरी सीरीज है तो n1 की वैल्यू होगी 3 और जो n2 होगा वो मोर देन 3 यानी 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 4 से अधिक यानी 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट वन इज फोल्ड सीरीज। फोल्ड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 5 होती है जबकि n2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा 6 7 8 9 कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दैट हाउ वी कैन एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे समझा सकते हैं। इसमें जो इक्वेशन है रेडबर्ग इक्वेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो है आपका ये रेडबर्ग्स इक्वेशन जो रेडबर्ग ने दी थी, किसके लिए थी, इट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए थी जो इक्वेशन प्रपोज की थी बाय रेडबर्ग। अब ये जो आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, एक बार n1 n2 की वैल्यू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लॉटिंग द आई वांट टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर आपके एनर्जी लेवल्स हैं
ये आपके एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये वाला सेकंड एनर्जी लेवल है, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एनर्जी लेवल। सपोज सिक्स एनर्जी लेवल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज कोई पर्टिकुलर लाइन किसी हायर एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आ रही है, तो इसका मतलब ये तो n1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, n1 की वैल्यू 1 है, और इसके लिए n2 की वैल्यू जो है ना, n2 की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल से पहले में आ रही है तो n1 की वैल्यू तो सेम है 1, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 5। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो n2 की वैल्यू 4 और n1 की वैल्यू 1। थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 1। सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2। और ये जो आपकी लाइंस आपको मिल रही हैं यहाँ पर, वो सारे की सारी लाइमैन सीरीज को बिलोंग करेगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऐसा है किसी हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो यहाँ पर जो n1 होगा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और n1 की वैल्यू अगर 2 है, बताया था मैंने, देन द सीरीज इज कॉल्ड एज बामर सीरीज, बामर। अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से इधर आ रहा है, सपोज फिफ्थ से लेकर के फर्स्ट में आ रहा है, तो n2 की वैल्यू 5 और n1 की वैल्यू 2। फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 4। थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू 2। ऐसे ही अगर थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है किसी हायर एनर्जी लेवल से, तो n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और तीसरी सीरीज है ना, इट इज कॉल्ड एज पास्कल सीरीज, इसको बोलेंगे पास्कल सीरीज। अब यहाँ से आ रहा है 6 से थर्ड में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 6 और n1 की वैल्यू 3। फिफ्थ से थर्ड में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 5 और n1 की वैल्यू 3। फोर्थ से थर्ड में आ रहा है तो n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 5। अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो इसमें हमेशा n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड द सीरीज इज सेड टू बी ब्रैकेट सीरीज। और अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से आपका जो इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग टू द फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो n1 की वैल्यू 5 है, और जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी फुल सीरीज। तो दिस इज द वे in which we can explain the electromagnetic spectrum in case of hydrogen। ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत छोटी सी बात ये है कि अगर हमारा एटम, हम हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को यूज करें, वी आर नॉट यूजिंग हाइड्रोजन, वी आर यूजिंग हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो उनके लिए रेडबर्ग्स इक्वेशन क्या होगी उसको देखते हैं, ठीक है। रेडबर्ग्स फॉर्मूला या इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही अराइज होता है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से मतलब क्या है, मतलब हाइड्रोजन के जैसी स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। और अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया। लेकिन अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम पर एक प्लस चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो He जो प्लस है ना, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ऐसे ही अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। अगर आप लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज आल्सो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। अब अगर आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए रेडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा, इट इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द रेडबर्ग्स फॉर्मूला, इसी को हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, इसमें सॉरी एक और यूज, ये यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो z है ना, z वेयर z क्या है, एटॉमिक नंबर है ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जो आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है उसका ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी
आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ spectral lines emitted when electron in n is equal to 3 in hydrogen atom comes to ground state आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n1 की वैल्यू दे रखी है 1, और कहां से आ रहा है, तीसरे एनर्जी लेवल से आ रहा है, n2 की वैल्यू दे रखी है 3। तो फॉर्मूला होता है न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सॉरी, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी 1 अपॉन लैम्डा बराबर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1.097 है, यानी हम 1.1 लिख सकते हैं इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, 1 अपॉन n1 कितना है, n1 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1, है ना, 1 बाई 1 का मतलब 1 ही आ गया ये, माइनस 1 अपॉन 3 3 जार 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, 9 आपका आ गया एलसीएम, तो 9 माइनस 1 हो गया ये 8, ठीक है। तो आपने देखा 1 अपॉन लैम्डा आपको मिल गया 8.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 9, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 9 अपॉन 8.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 आ गया। तो ये आपको लैम्डा की वैल्यू मिली है यहाँ पर अभी। अब लैम्डा जो आपको मिल गया है, आपको निकालना क्या है, न्यू निकालना है। तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 हम जानते हैं, लैम्डा इज 9 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 8.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, इससे कट गया ये 3 टाइम्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको मिल गया ना, बस केवल बचा कुछ भी नहीं है इसमें, अब केवल इसमें सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आंसर मैं सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ, यू गेट 29, या कर ही देते हैं 8.8 में डिवाइड कर देना है 3 से, 6 2.93 into 10 raised to the power 15 second inverse या hertz. This is the way in which this question can be solved. ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस भी ठीक से हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि it is also a question, it is also numerical, ठीक है। Calculate the wavelength of spectral lines, आपको spectral lines की wavelength निकालनी, obtained in a spectrum of Li2 plus lithium ions when transition takes place between two levels whose sum is 4 and डिफरेंस इज 2, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, लिथियम जो आपका आइंस है Li2 प्लस,
ठीक है, उसके लिए जो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हो रहा है उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। अगर दो एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशन होता है उसका सम 4 है और डिफरेंस 2 है, तो हमें पता है अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं n1 एज वेल एज n2, है ना, उन दोनों का जो सम है, हमसे कहा n1 प्लस n2, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में सम कितना है 4 है, और डिफरेंस दोनों एनर्जी लेवल का यानी n2 माइनस n1 कितना है 2 है। तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन से आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2n2 बराबर 6 यानी n2 बराबर 3। अब ये n2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में रखो, आपको n1 की वैल्यू आ जाएगी। तो n1 प्लस n2 बराबर 4 है, तो n1 प्लस 3 बराबर 4, तो n1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देखा n1 और n2 दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अब क्या करना है, अब ये किसके बारे में बात हो रही है, लिथियम आयन के लिए, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। इसके लिए फॉर्मूला था आपका 1y लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना। z की वैल्यू हम जानते हैं लिथियम के लिए कितनी होती है 3 होती है, तो ये वैल्यू लगाओ। r की वैल्यू 1.1 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 अपॉन n1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस n2 का मतलब 3 स्क्वायर इंटू z क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिएगा, व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 इंटू, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 9 इंटू 9, 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 इंटू 8 मीन्स इट विल बी 1 अपॉन 8.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7। इसको कुछ नहीं करना है, केवल डिवाइड करना है, जस्ट ओनली यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 1.14 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 मीटर, ये आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड।